छेड़िए रखे दे जूते आंते दो इलेक्शन एक बारी क्यों दा दिखने लोग इतना जूता मारेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिसका इन्होंने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। छेड़िए रखे दे जूते आंते दो इलेक्शन एक बारी क्यों दा दिखने और आप कहते हैं 50 जूते पड़ने चाहिए इनको और सबसे पहले उसको पढ़ने चाहिए जो 50 सीटों की बात करता है और आप कहते हैं 50 जूते पढ़ने चाहिए इनको और सबसे पहले उसको पढ़ने चाहिए जो 50 सीटों की बात करता है। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के तो लोगों की जो है मुश्किलातों से कोई लेना देना नहीं, बिजली हो या ना हो, पानी हो या ना हो। अगर पूरे हिंदुस्तान की डिलिमिटेशन 3.5 या 4 वर्षों में हो सकती है तो ये क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर की मात्र 90 सीटों की डिलिमिटेशन करनी है और 2 साल लगभग होने को आए हैं, अभी तक हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं। नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो और इलेक्शन हो। उस सारी प्रक्रिया को पूरे हिंदुस्तान में संपन्न करने के लिए 4 वर्ष लगे थे। इन 4 वर्षों में पूरी 28 स्टेटों की डिलिमिटेशन की उस कमीशन ने 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट करने के लिए 1 हफ्ते में सारी कार्रवाई संपन्न हो गई। यानी 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू कश्मीर में उस वक्त डीडीसी की बन गई 1 हफ्ते के अंदर के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए आपको 2 वर्ष का समय भी कम लग रहा है। जन विरोधी पॉलिसियों के खिलाफ जब तक बीजेपी इस किस्म का रवैया अख्तियार करके रखेगी, पैंथर्स पार्टी लड़ती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इस समय सियासी हलचल थोड़ी सी तेज दिख रही है, लेकिन जब हमसे स्टेट का दर्जा छीना गया था उस समय पार्लियामेंट डेस्क पर खड़े होकर गृह मंत्री ने यह कहा था कि आज हम जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तो कर रहे हैं डिवाइड, लेकिन उसके बाद समय आते ही हम यूटी को फिर से स्टेटहुड में और स्टेटहुड में करवाएंगे। उसके बाद इलेक्शंस वहां पे जो है वो कंडक्ट करवाई जाएंगी, लेकिन उसको अभी काफी लंबा समय जो है वो हो चुका है। इसके बीच में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा उसका रहा, जिसमें वो श्रीनगर और जम्मू दोनों खित्तों में गए, वहां के नेताओं से मुलाकात करी, उनके लिए टाइम दिया, उनसे विचार विमर्श किया। उसके बाद सेंटर ने उन्हें एक्सटेंशन दिया। लेकिन इन सब पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हर्षदेव सिंह जी हैं। ये आज हमसे जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन का है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की बात करूं तो इतना लंबा समय, इतना डिले और एक्सटेंशन दिया गया, आखिर इतना समय जो है वो क्यों लग रहा है? मुद्दा गंभीर है क्योंकि इलेक्शंस तभी होंगे जब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इन सब पर चर्चा करते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। शुक्रिया सर। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करूं तो एक्सटेंशन दिया गया, अभी डिले पे डिले हो रहा है, अभी भी टाइमलाइन जो है वो फिक्स नहीं की गई है कि आखिरकार कब वो रिपोर्ट सौंपेगा, कब स्टेटहुड मिलेगा, कब इलेक्शंस होंगी, कैसे देखते हैं? आपने ठीक फरमाया है कि 21 महीने हो चुके हैं डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुए और कोई भी प्रोग्रेस इस वक्त तक नजर नहीं आती है डिलिमिटेशन कमीशन की। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, ऐसा माना जा रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो या इलेक्शंस हो, और इलेक्शंस को खास तौर पर डिले करने के लिए डिलिमिटेशन को डिले किया जा रहा है, वरना इतना वक्त नहीं लग सकता था। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एक बना, पूरे हिंदुस्तान की डिलिमिटेशन उसमें होनी थी, 28 स्टेटों की असेंबलीज की डिलिमिटेशन होनी थी और पार्लियामेंट की सारी सीटों की डिलिमिटेशन होनी थी। उस सारी प्रक्रिया को पूरे हिंदुस्तान में संपन्न करने के लिए 4 वर्ष लगे थे। इन 4 वर्षों में पूरी 28 स्टेटों की डिलिमिटेशन की उस कमीशन ने, जिसमें 4121 असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन हुई और 539 पार्लियामेंट सीट्स की डिलिमिटेशन हुई। 4 साल भी नहीं लगे थे, उससे भी कम, 3.5 वर्षों में काम संपन्न हो गया था। अगर पूरे हिंदुस्तान की डिलिमिटेशन 3.5 या 4 वर्षों में हो सकती है तो ये क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर की मात्र 90 सीटों की डिलिमिटेशन करनी है और 2 साल लगभग होने को आए हैं, अभी तक हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर उठता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर उठता है, जिसके लिए उनको जवाब देना होगा। इसके साथ ही अगर आपको मैं याद दिलाऊं, पिछले वर्ष 2020 में डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसीज डिलिमिट होनी थी
और नए सिरे से बननी थी। 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरे जम्मू कश्मीर में बननी थी, हर जिला में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी थी, 20 जिले हैं। 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट करने के लिए एक हफ्ते में सारी कार्रवाई संपन्न हो गई। यानी 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू कश्मीर में उस वक्त डीडीसी की बन गई एक हफ्ते के अंदर। क्या वजह है कि 90 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए आपको 2 वर्ष का समय भी कम लग रहा है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो और इलेक्शन हो, और अपने चहेतों के माध्यम से यहां निजाम चलाने की कोशिश की जा रही है। जो बाहर से ऑफिसर बीजेपी ने यहां भेजे हुए हैं एडवाइजर बनाकर, या कमिश्नर जो दूसरे बाहर के लोग हैं, उनके माध्यम से यहां के निजाम को चलाया जा रहा है, और जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आहत हैं। लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर के बाबू लोग जो हैं उनको ना तो यहाँ की जगहों की जानकारी है, ना यहाँ की ज्योग्राफी की जानकारी है, ना यहाँ की टोपोग्राफी की जानकारी है, ना यहाँ की लैंग्वेज और कल्चर की जानकारी है, ना यहाँ के लोगों की समस्याओं का पता है, और ना ही उनका कोई राब्ता लोगों के साथ है, जिसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के तो लोगों की जो है मुश्किलातों से कोई लेना देना नहीं। बिजली हो या ना हो, पानी हो या ना हो, सड़क ठीक हो या ना हो, राशन मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, स्कूलों में मास्टर है या नहीं है, स्कूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अस्पतालों में कोई है या नहीं है, ये कोई मायने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रखता है। उनके लिए मायने सिर्फ एक चीज रखती है कि उनको वोट मिलने चाहिए और उनकी सरकार बननी चाहिए। बाई हुक और क्रुक, जैसे मर्जी दाव लगाना पड़े, लोगों की समस्याओं के साथ उनको कोई अगर लेना देना होता तो जम्मू कश्मीर में पिछले 3-3.5 वर्षों से जमहूरियत को जिस तरीके से नकारा जा रहा है, लोगों को एक चुनी हुई सरकार से वंचित किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता, और लोगों को अपने चुने हुए नुमाइंदे मिलते जिनके माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाधान, कम से कम लोगों को एक कोई ऐसा तो मिल जाता जिसके सामने अपना रोना तो रोते कि हमारी ये समस्याएं हैं। आज की तारीख में यह है कि लोगों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो अपनी बात रख सके। चुनी हुई सरकार में एमएलए या मंत्री होता है, वो 24 घंटे लोगों की बात सुनने के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन मुझे बताइए कि कौन सा एडवाइजर है जिसको लोगों के साथ कोई किसी किस्म का कनेक्ट हो या जो लोगों से मिल रहा हो। वो बाबू लोग तो जिस तरीके से अपने एसी कमरों में बैठकर जो है कानून बनाते हैं और लोगों के ऊपर थोपते हैं, और लोगों की समस्याओं के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहेव कर रही है, मैं ये मानता हूं कि आने वाले वक्त में उनको लोगों को हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। डिलिमिटेशन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हो और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि डिलिमिटेशन कमीशन हो। दूसरी तरफ आपको लगता है कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन पे कोई प्रेशर जो है वो डाला है जिस वजह से वो रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पा रहे? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ हैं वो टारगेट दे चुके हैं 50+ का। वो कह चुके हैं कि सीएम हमारा होगा। अपने लोगों की एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स करी उन्होंने, एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनकी मीटिंग्स जब हुई उसमें उन्होंने टारगेट दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अर्जुन ने मछली की आंख को बेधा था, उस तरीके से हम भी अपना टारगेट निश्चय करेंगे और जीतेंगे। आपको लगता है प्रेशर जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन पर दोहरा चरित्र दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, दोहरा चरित्र तो हमेशा ही जो है वो दिखाती रही है और गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर प्रेशर तो है, वरना क्या वजह हो सकती है? 21 महीनों के बाद भी डिलिमिटेशन कमीशन का आता पता ही नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर में 280 कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती हैं डीडीसी की। तो क्या वजह है कि 21 महीनों में 90 सीटों की डिलिमिटेशन नहीं होती है? क्या यह दबाव नहीं है? और जहां तक वो बात करते हैं 50 सीटें, तो कहने में क्या हर्ज है, ज्यादा कहें। अब हम भी कह सकते हैं हम 60 से ऊपर लेंगे, हम भी ऐलान करते हैं। ये पता तो उसी वक्त चलेगा जब आप लोगों के बीच में जाओगे। लोग इतना जूता मारेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिसका इन्होंने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। लोगों ने जूते अपने सेड़ के रखे, सेड़िए रखे दे जूते। आंते दो इलेक्शन एक बारी, क्यों दा दिखना? अरे आपने जिस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म ढाए,
आज खाने का तेल 220 रुपए लीटर कर दिया आपने। आटे का भाव देख लीजिए, जो 17 रुपए किलो था वो 30 रुपए किलो हो गया। चीनी 13 रुपए किलो थी, वो 50 रुपए किलो कर दी। पेट्रोल का भाव देखिए, डीजल का भाव देख लीजिए। सीमेंट जो 190 रुपए का बैग था वो 410 रुपए का हो गया है। सरिया जो 3600 रुपए का आता था वो 7000 रुपए का हो गया है। एक एक चीज के दाम जिस तरीके से आपने बढ़ाए हैं, मोटरसाइकिल नौजवान लेता था 50,000 का, वो 90,000 का आज की तारीख में हो गया है। जो रिचार्ज था उसके 2-3 गुना रेट आपने जो मोबाइल के भी बढ़ा दिए। कौन सी चीज है आपने जो है, और कहते थे महंगाई दूर करेंगे हम, आपने तो लोगों के विश्वास के साथ एक धोखा किया है। नौजवानों को कहते थे नौकरी घर घर देंगे, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। जो लोग नौकरी करते थे उनको बाहर निकाल दिया आपने, और आप कहते हैं 50 जूते पड़ने चाहिए इनको, और सबसे पहले उसको पढ़ने चाहिए जो 50 सीटों की बात करता है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो, क्योंकि उनको लगता नहीं कि जमीनी सतह पे हमारे वो नेता लोगों के बीच में जा सकते हैं, कोई चेहरा नहीं। हालांकि अभी एनसी के 2 बड़े नेता वहां पे है और उनका खेमा काफी खुश दिखा, लेकिन अभी अंदर से जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से मिल रही है कि अंदर से भी खेमा जो है अस्वस्थ दिखाई दे रहा है। उनको अब ये लग रहा है कि ये लोग तो बाहर से आज इन्हें ओहदे मिल गए, और वर्कर जो है वो नाराज भी दिख रहा है। देखिए, ये तो वही जाने, लेकिन इन लोगों को भी उन्होंने ही शामिल किया है। भारतीय जनता पार्टी इतनी इनसिक्योर हो चुकी है, डर चुकी है वो, कि अब अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए अपोजिशन पार्टियों में सेंध लगा रही है। उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर, जैसे कोई मान जाए। आज की तारीख में कौन खड़ा है मुझे बताइए, वासवाय पैंथर्स पार्टी के? यही है जो सीना तान के पैंथर पार्टी जो है आज भी लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी पॉलिसियों के खिलाफ। जब तक बीजेपी इस किस्म का रवैया अख्तियार करके रखेगी, पैंथर्स पार्टी लड़ती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और इनके नेताओं को पूरे तरीके से बेनकाब करेगी। आने वाले वक्त में इलेक्शन आने दीजिए, इनका क्या हश्र होता है आप देखेंगे। आपको लगता नहीं है कि डेमोक्रेसी सेटअप है हमारे देश का, इसमें अगर कोई रूलिंग पार्टी है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत रहे तो जनता की आवाज जो है वो उठा सकता है, मुद्दे उठा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सेंटर के अंदर भी विपक्ष जो है इतना दमदार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पर भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, यहाँ पर रीजनल पार्टीज जो थी उनमें भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो छोड़कर जा रहे हैं, दामन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है उनमें फूट दिख रही है, वो आपस में इकट्ठा नहीं है। तो लोगों की बात जो है वो रखेगा कौन? विपक्ष तो रहा नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी, इकलौता विकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी खुद को दिखा रही है, और अस्वस्थ हैं वो, पूरी तरह से अस्वस्थ हैं कि कश्मीर में भी और जम्मू के अंदर भी वोट हमें मिलेंगे, हम ही जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है इनके अंदर? आपने ठीक कहा कि लोगों को तोड़ा जा रहा है और कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन हर्षदेव तो दिख रहा है। लेकिन उन्होंने आपके ऊपर भी टिप्पणी करी, उनको सवाल पूछा गया कि जो एक मंच पे तमाम नेता रीजनल पार्टीज के दिखे और कहा कि जम्मू की बात करेंगे। उन्होंने कहा कोई गल नहीं है, अपने ना सारे ने भारतीय जनता पार्टी च गाना है। वो जो मर्जी कहें, उनको बेचारों को तो और कोई दाव चलता नहीं है, और क्या कहेंगे वो। हर्षदेव आज भी खड़ा है और नीचे से लेकर ऊपर तक इसके जितने नेता हैं उनका डटकर मुकाबला कर रहा है। चाहे यहाँ के ये जो नमूने हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के, चाहे उनके दिल्ली के मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, हर्षदेव खड़ा है अकेला मुकाबला करने के लिए और लड़ने की हिम्मत रखता है। जब तक इनकी पॉलिसीज जन विरोधी रहेंगी, हमारी आवाज इनके खिलाफ हमेशा उठती रहेगी, और गरीब के हक के लिए, मजदूर के हक के लिए, किसान के हक के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। ये हमने साबित किया है। पिछले 7 वर्षों से एक दिन भी हम नहीं बैठे, और बीजेपी की एक एक जुल्म, जोर जबरदस्ती के खिलाफ हमने आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। और जितने भी जनता के मुद्दे हैं एक एक करके उनको उभार रहे हैं। अरे 55 धरने हमने जाकर दिल्ली में दिए, प्रधानमंत्री के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, जंतर मंतर पर जाकर, और 650 के करीब धरना प्रदर्शन हमने जम्मू कश्मीर में किया कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ज्यादती हो रही है। एक एक मुद्दे को हम ही ने उभारा है और जनता देख रही है। आज की तारीख में उम्मीद यही करते हैं कि जनता ठीक फैसला आने वाले वक्त में करे, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, और इंसाफ आपको कोई नहीं दिलाएगा मार्क्सवादी पैंथर्स पार्टी के। ये बात भी लोगों को याद रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान
मिलिटेंसी, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें और बेसिक नीड्स हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। चाहे वो शिक्षा का स्तर की बात करूं, चाहे वो हॉस्पिटल के सेक्टर की बात करूं, डिपार्टमेंट की बात करूं, जहां फिर जो बेरोजगारी, जिसमें जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसी यूटी और स्टेट के अगर जो पहले थी, वो उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो 22% क्रॉस कर गई और पूरे भारत की वहां 7% है। तो इसका श्रेय जब मैंने सवाल भारतीय जनता पार्टी कई नेता जब हम मिलते हैं तो सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि हमने रोजगार भी दिया। मैं कहा कहां दिया? बोलते हैं 5 लाख प्राइवेटाइजेशन में हमने लोगों को रोजगार दिया। मैं कहा आप लोगों को सरकारी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, वो भी उनको लोन देकर, जो उन्होंने कहा चुकाना है अपनी जेब से। तो ये किस तरीके की आपकी पॉलिसीज है? वो जब ये सवाल करते हैं वो बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो फिर भी एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि सीएम हमारा होगा, जीतेंगे। आपके सवालों से बच जाएंगे वो। आपने जैसे कहा कि बचते हुए नजर, आपके सवालों से शायद बच, जनता से नहीं बच पाएंगे वो। जनता उनको जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी ताज जिंदगी याद रखेंगे वो। जिस तरीके से उन्होंने जनता को लूटा है, इतनी महंगाई करके गरीब के पेट के ऊपर लात मारी है, गरीब इनकी कमर के ऊपर ऐसी लात मारेगा कि ताज जिंदगी इनकी कमर सीधी नहीं होगी। ये मैं बीजेपी के लोगों को आज आगाह करना चाहता हूं और वो अच्छी तरीके से समझ लें जो कुछ उन्होंने किया है, इसका खमियाजा आने वाले वक्त में उनको भुगतना पड़ेगा। और लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि देख लीजिए कौन आपके साथ खड़ा था और कौन आपके ऊपर जुल्म डालता रहा और लगातार जन विरोधी कानून बनाता रहा। इसका भी आपको आने वाले वक्त में फैसला करना होगा। और अगर आप चाहते हैं इंसाफ हो तो आपको भी इंसाफ करना पड़ेगा कि जो लोग आपके साथ खड़े थे, जो पार्टी आपके साथ खड़ी थी, उनका सहयोग दीजिए, उनका साथ दीजिए, ताकि आपको भी आने वाले वक्त में इंसाफ मिल सके। जो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जितने भी नेता एक मंच पर बैठे हुए थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उनका काम क्या है? यही कहना। लेकिन लोग जो हैं वो देख रहे हैं। आज की तारीख में कोई इनके साथ करना, मैं तो रोजाना धज्जियां उड़ाता हूं इनकी। इनको भी बहुत हसरत है। मुझे भी कहते हैं हरीशदेव को बनाएंगे मुख्यमंत्री का, जो है वो तक न्योता देते हैं। मैं लात मारता हूं ऐसी कुर्सी के ऊपर जो लोगों की जो है वो मुखालफत करके मिले। लोगों के हक में खड़ा होना है हमको, और हमने साबित करके दिखाया। मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपोजिशन में भी हमने अपने आप को साबित किया और रूलिंग में भी अपने आप को साबित। जब मैं मिनिस्टर था 3 साल रहा असिस्टेंट मिनिस्टर, और मैंने 35,000 नौजवान भर्ती किए, जिसका जो है चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई, और एक उंगली नहीं उठ सकी जिस पारदर्शिता के साथ किए। वाहिद मैं मंत्री हूं एक पूरे हिंदुस्तान में जिसने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगे हुए लोगों को पक्का किया। आपने देखा, एसएसए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मनरेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एनएचएम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, टोटल लिटरेसी कैंपेन एक आई थी, शिक्षा भारत साक्षर भारत मिशन सेंट्रली। कोई मंत्री अपने विभाग में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगे हुए कॉन्ट्रैक्चुअल या कच्चे मुलाजमों को पक्का नहीं कर पाया। मैंने किया, और उस वक्त पूरी रियासत के ब्यूरोक्रेट से कहते थे कि ये गलत कर रहा है। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, और मैंने करके दिखाया। आज एसएसए में लगा हुआ हर नौजवान जो है वो पक्का हुआ, क्योंकि मैंने एक स्टैंड लिया था। आज कोई पक्का नहीं कर पाया, ना जम्मू कश्मीर में कर पाया, ना बाहर कर पाया। ये फर्क है पैंथर्स पार्टी में और दूसरी पार्टियों में। और लोग अब फैसला कर लें कि आपको काम करने वाले नेता चाहिए या वो नेता चाहिए जो बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारे पास जहाज हैं, हमारा झंडा बहुत बड़ा है, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। आपको बड़ी पार्टी चाहिए या काम करने वाले लोग चाहिए, काम करने वाले नेता चाहिए? ये फैसला हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जनता जो है वो फैसला करेगी कि कौन से नेता जो है उसे चुना जाएगा। बड़ी झंडे वाली पार्टी, बड़े आलीशान ऑफिस वाली पार्टी, या फिर वो लोग जो जनता के बीच में जाकर उनके मसले, उनकी जो परेशानियां हैं उनको हल करेंगे। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे ही चुनावी बिगुल जम्मू कश्मीर के अंदर बजेगा, तमाम नेतागण जो हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ, और जनता जनार्दन जो है किसके हक में फैसला सुनाएगी और किसके सर पे ताज होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की मुलाकात आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। डोगरा के साथ शुभम मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।